जय हिंद साथियों, गुड मॉर्निंग। मैं आपका दोस्त यूनिवर्सिटी बिलास जैन स्वागत करता हूं आप सबका एसएलएच एकेडमी पर। डेली करंट अफेयर्स की क्लास में आप सबका स्वागत है। देवियों और सज्जनों, मेरा आप सबसे विनम्र अनुरोध है कि आप सब वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक पूरा मन लगाकर देखें। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन प्रेस कर लें जिससे हमारी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलती जाए। और दोस्तों, अगर आपको क्लास पसंद आए तो प्लीज जो भी फीडबैक रहे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किसने भारतीय तटरक्षक बल के जहाज सजग को कमीशन किया? आपके ऑप्शन है ए अजीत डोभाल, बी वेंकैया शंकर, सी राम कुमार और डी अमृतपाल अशर। तो दोस्तों याद रखें कि हाल ही में अजीत डोभाल ने भारतीय तटरक्षक बल के जहाज सजग को कमीशन किया है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, तो दोस्तों यहां से याद रखें कि अगर आपसे पूछा जाए वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है तो अजीत डोभाल है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने भारतीय तटरक्षक अपतटीय गश्ती पोत सजग को चालू किया है। तो इसका नाम क्या रखा गया है? सजग। अभी आगे इसके बारे में और बताएंगे। तो इसका निर्माण कहाँ हुआ है? गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा इसका निर्माण किया गया है। सजग 5 अपतटीय गश्ती जहाजों की श्रृंखला में तीसरा है। तो यह 5 जहाजों की श्रृंखला में, मतलब 5 जहाज जो बनाए जाने हैं उनमें से तीसरा जहाज कौन है? सजग है। आपको याद रखना है। जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मेक इन इंडिया विजन के अनुरूप स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया है। स्वदेश निर्मित जहाज उन्नत प्रौद्योगिकी उपकरण, हथियार और सेंसर से लैस है, जो 2 इंजन वाले हेलीकॉप्टर और 4 उच्च गति वाली नौकाओं को ले जाने में सक्षम है। दोस्तों, अब आपको हम भारतीय तटरक्षक बल के बारे में बता दें तो आपको बता दें कि भारतीय तटरक्षक बल के वर्तमान में महानिदेशक कृष्णा स्वामी नटराजन और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, वैश्विक मातृ दिवस हर साल किस तिथि को मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है ए 31 मई, बी 1 जून, सी 2 जून और डी 3 जून। तो दोस्तों याद रखें कि वैश्विक मातृ दिवस हर साल 1 जून को मनाया जाता है। दोस्तों, वैश्विक मातृ दिवस अपने बच्चों के पालन पोषण और सुरक्षा में परिवार की प्राथमिक जिम्मेदारी को सम्मानित करता है। इसलिए यह दिन अपने बच्चों के लिए सभी माता पिता के निस्वार्थ प्रतिबद्धता को स्वीकार करता है, जिसमें इस रिश्ते को पोषित करने के लिए उनके आजीवन बलिदान शामिल हैं। दुनिया भर में सभी माता पिता को सम्मानित करने के लिए 2012 में महासभा द्वारा इस दिन को नामित किया गया था। तो दोस्तों, नामित कब किया गया? 2012 में। किसके द्वारा? महासभा द्वारा। और यह पहली बार स्वाभाविक सी बात है 2013 में मनाया गया होगा। और हर साल किसके द्वारा मनाया जाता है? तो संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। कब मनाया जाता है? 1 जून को। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, विश्व दुग्ध दिवस हर साल किस तिथि को मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है ए 31 मई, बी 1 जून, सी 2 जून और डी 3 जून। तो दोस्तों याद रखें कि विश्व दुग्ध दिवस हर साल 1 जून को मनाया जाता है। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र का खाद्य और कृषि संगठन वैश्विक खाद्य के रूप में दूध के महत्व को पहचानने और डेयरी क्षेत्र के सम्मान में हर साल 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाता है। जिसका उद्देश्य लोगों को पोषण, पहुंच और सामर्थ्य सहित स्वास्थ्य के संबंध में डेयरी के लाभों के बारे में बात करने के लिए प्रोत्साहित करना है। इस वर्ष विश्व दुग्ध दिवस का विषय बहुत अच्छे से याद रखें दोस्तों। थीम यहाँ से आपको बताई जा रही है कि 2021 में विश्व दुग्ध दिवस की थीम क्या थी, तो ध्यान से सुने। पर्यावरण, पोषण और सामाजिक अर्थशास्त्र के संदेशों के साथ डेयरी क्षेत्र में स्थिरता पर केंद्रित होगा। तो दोस्तों यहाँ की थीम क्या हुई? पर्यावरण, पोषण और सामाजिक अर्थशास्त्र के संदेशों के साथ डेयरी क्षेत्र में स्थिरता। यह होगी 2021 की थीम। 2001 में विश्व दुग्ध दिवस की स्थापना संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन द्वारा की गई थी। तो इसकी स्थापना कब की गई? विश्व दुग्ध दिवस मनाए जाने की 2001 में। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने चंद्रमा की विशेषताओं के लिए किस भाषा में 8 नामों की मंजूरी दी है? आपके ऑप्शन है ए हिंदी, बी अंग्रेजी, सी चीनी और डी जापानीज। तो दोस्तों याद रखें कि अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने चंद्रमा की विशेषताओं के लिए चीनी भाषा में 8 नामों की मंजूरी दी है। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने चंद्रमा पर चंद्रमा पर क्षेत्र के आसपास की स्थलाकृतियों के लिए 8 चीनी नामों को मंजूरी दी है। पिछले साल चीन का अंतरिक्ष यान चांग-ए 5 चंद्र सतह से नमूने एकत्र करने और पृथ्वी पर लौटने के लिए उन स्थानों के पास उतरा था। और यह 8 नाम कौन कौन से हैं तो आप ध्यान रखें। ये 8 नाम है मोन्सहुआ, मोन्सहेंग, पैसियू, लई हुई, सोंग इंग सिंग, स्टेटियो तियानचुआन और सुगुआन की। बहुत अच्छे से याद रखना है दोस्तों आपको नाम की। है 8 नाम किस भाषा में दिए गए हैं? चीनी भाषा में। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है,
अंकुर योजना किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है? आपके ऑप्शन है ए उत्तर प्रदेश, बी दिल्ली, सी मध्य प्रदेश और डी पंजाब। तो दोस्तों बहुत अच्छे से याद रखें, अंकुर योजना की शुरुआत मध्य प्रदेश राज्य द्वारा की गई है। मध्य प्रदेश सरकार ने मानसून के सीजन में पौधारोपण को प्रोत्साहित करने के लिए अंकुर योजना शुरू की है। इसके तहत पौधारोपण के लिए चयनित विजेताओं को सरकार द्वारा सम्मानित किया जाएगा। इस पहल में भाग लेने वाले नागरिकों को कार्यक्रम में जन भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए प्राणवायु पुरस्कार दिया जाएगा। आपको मध्य प्रदेश के बारे में बता दें दोस्तों, तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। मध्य प्रदेश की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। मध्य प्रदेश की वर्तमान में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल तथा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं। और यह कौन से 32वें मुख्यमंत्री हैं, आपको याद रखना है। पड़ोसी राज्य अगर मध्य प्रदेश के हम देखें तो महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्य हैं। इससे ज़्यादा विस्तृत में जानकारी पाने के लिए आप हमारे पिछले 2-3 दिन की क्लासेस देख सकते हैं, जिसमें हमने मध्य प्रदेश को पूरा एक्सप्लेन किया है। अब हम देखेंगे कि अंकुर योजना क्या है। तो आपको अंकुर योजना के तहत क्या होगा, आपको बता दें कि इसके तहत मानसून के दौरान वृक्षारोपण अभियान चलाया जाएगा। प्रतिभागियों को पौधा लगाते समय एक तस्वीर अपलोड करनी होगी और फिर 30 दिन तक पौधे की देखभाल करने के बाद दूसरी तस्वीर अपलोड करनी होगी। फिर प्राणवायु पुरस्कार प्राप्ति करने के लिए प्रत्येक जिले से विजेताओं को चयन सत्यापन के बाद किया जाएगा। नागरिक अंकुर कार्यक्रम की गतिविधियों के प्रबंधन के लिए राज्य द्वारा शुरू किए गए वायुदूत ऐप पर अपना पंजीकरण कराकर वृक्षारोपण अभियान में भाग ले सकते हैं। तो कौन सा ऐप है दोस्तों? वायुदूत ऐप है, जिस पर पंजीकरण करवाकर आप भी वृक्षारोपण में अभियान में भाग ले सकते हैं। और इसके 30 दिन के अगर एक पौधे का आप संरक्षण करते हैं तो आप जीत सकते हैं पूरा एक पुरस्कार, प्राणवायु पुरस्कार। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, तंबाकू नियंत्रण में प्रयासों के लिए WHO ने किसे सम्मानित किया है? आपके ऑप्शन है ए पीयूष गोयल, बी अमित मिश्रा, सी सोनू सूद और डी हर्षवर्धन सिंह। तो दोस्तों याद रखें कि तंबाकू नियंत्रण में प्रयासों के लिए WHO ने डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह को सम्मानित किया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को तंबाकू नियंत्रण के क्षेत्र में उनकी उपलब्धियों के लिए WHO महानिदेशक विशेष मान्यता पुरस्कार से सम्मानित किया है। कौन सा पुरस्कार है दोस्तों? WHO महानिदेशक विशेष मान्यता पुरस्कार से सम्मानित किया है। WHO हर साल 6 WHO क्षेत्रों में से प्रत्येक में व्यक्तियों या संगठनों को तंबाकू नियंत्रण के क्षेत्र में उनकी उपलब्धियों के लिए मान्यता देता है। इसे ही WHO के महानिदेशक विशेष मान्यता पुरस्कार और विश्व तंबाकू निषेध दिवस पुरस्कारों के नाम से दिया जाता है। तो दोस्तों 2 नाम दिए जाते हैं इस पुरस्कार को। पहला एक तो है कि WHO के महानिदेशक विशेष मान्यता पुरस्कार, कौन सा? महानिदेशक विशेष मान्यता पुरस्कार। और दूसरा है विश्व तंबाकू निषेध दिवस पुरस्कार। 2 नामों से दिया जाता है। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, निम्न में से किस देश में बर्ड फ्लू का H10N3 स्ट्रेन से संक्रमित पहले शख्स का मामला सामने आया है? आपके ऑप्शन है ए नेपाल, बी भारत, सी जापान और डी चीन। तो दोस्तों यह वायरस फैलाने का काम सिर्फ एक ही देश का होता है और आप समझ सकते हैं किसका होगा। तो आपको बता दें कि हाल ही में चीन देश में बर्ड फ्लू का H10N3 स्ट्रेन से संक्रमित पहले शख्स का मामला सामने आया है। यह मामला चीन के पूर्वी जियांगसू प्रांत में पता चला है। यह जानकारी राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग ने 1 जून 2021 को दी। चीन में बर्ड फ्लू के विभिन्न स्वरूप हैं जिनके मनुष्य को संक्रमित करने के मामले में कभी कभी सामने आते हैं। H10N3 बर्ड फ्लू वायरस का एक कम रोगजनक या अपेक्षाकृत कम गंभीर स्ट्रेन है और इसके बड़े पैमाने पर फैलने का जोखिम बहुत कम है। तो दोस्तों यह इनके द्वारा कहा गया है, लेकिन कोई भी आशंकाएं नहीं हम छोड़ सकते हैं, क्योंकि यह चीन वाले हैं, कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी खा सकते हैं और कुछ भी फैला सकते हैं। तो सजग रहना है, सचेत रहना है। देखते हैं आज का। उसके पहले हम आपको चीन के बारे में बताएंगे दोस्तों। तो जैसे हम आप चीन को नक्शे में देख सकते हैं कि यह एशिया महाद्वीप में स्थित एक देश है जो विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है। चीन के बारे में तथ्य बताएं दोस्तों आपके लिए। तो चीन की वर्तमान में राजधानी बीजिंग तथा मुद्रा रेनमिनवी या युआन है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग तथा प्रधानमंत्री ली केचियांग है। दोस्तों चीन विश्व का सबसे बड़ा निर्यातक तथा दूसरा सबसे बड़ा आयातक देश है। बहुत अच्छे से याद रखना दोस्तों, यह पॉइंट आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और काम भी आएंगे।
कि चीन विश्व का सबसे बड़ा निर्यातक तथा दूसरा सबसे बड़ा आयातक देश है। तो सबसे ज़्यादा निर्यात यही करता है और आयात दूसरे नंबर पर करता है। चीन के बारे में अगर हम देखें तो चीन पूर्वी एशिया में स्थित एक देश है। इतना विशाल क्षेत्रफल होने के कारण इसका क्षेत्रफल भी विशाल है दोस्तों। इसकी सीमा से लगते देशों की संख्या भी विश्व में सर्वाधिक है, रूस के बराबर है। तो रूस और चीन ऐसे दो देश हैं जो बराबरी से बिल्कुल सर्वाधिक देशों से सीमा साझा करते हैं अंतर्राष्ट्रीय। और इससे सीमा साझा करने वाले देश कौन कौन से हैं तो आप याद रखें, उत्तर से दक्षिणावर्त में रूस, मंगोलिया, उत्तर कोरिया, वियतनाम, लाओस, म्यांमार, भारत, भूटान, नेपाल, तिब्बत देश, अफगानिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान और कजाकिस्तान, ये 14 देश हैं। यह विश्व में गेहूं, कपास, चावल 8 चीजों का प्रमुख उत्पादक है या सबसे बड़ा उत्पादक है। आपको अच्छे से याद रखना है कि यह विश्व में गेहूं, चावल, कपास, चाय, तंबाकू, लोहा, मूंगफली और सोने का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। दोस्तों चीन में ही तकलामाकन का मरुस्थल स्थित है जो कि परीक्षाओं में पूछा जा चुका है और पूछे जाने की संभावनाएं हैं। चीन विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। और भारत और चीन के बीच में कौन सा संयुक्त सैन्य अभ्यास होता है तो आपको पता होना चाहिए कि भारत और चीन के बीच में हैंड इन हैंड नाम से एक संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित किया जाता है। दोस्तों याद रखें कि चीन जनसंख्या की दृष्टिकोण से भारत का सबसे बड़ा तथा क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से चौथा बड़ा देश है। तो इससे बड़े 3 देशों के नाम अगर आपसे पूछे जाएं तो आपको याद रखना है रशिया, कनाडा और अमेरिका। इससे 3 बड़े क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से देश हैं। और चौथा कौन है? चीन। और जनसंख्या के दृष्टिकोण से यह विश्व का सबसे बड़ा देश है। देखते हैं आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य की कुर्रा गुफाओं में पाई गई झींगुर की एक नई प्रजाति का नाम इंडीमिमस जयंती रखा गया है। दोस्तों यहां से आपका क्वेश्चन पलट भी सकता है कि हाल ही में पाई गई कुर्रा गुफाओं में झींगुर की नई प्रजाति का नाम क्या रखा गया है। तो आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, इंडीमिमस जयंती नाम रखा गया है झींगुर की नई प्रजाति का। अब आपके ऑप्शन हैं ए छत्तीसगढ़, बी मध्य प्रदेश, सी बिहार और डी झारखंड। तो दोस्तों याद रखें कि हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य की कुर्रा गुफाओं में पाई गई झींगुर की एक नई प्रजाति का नाम इंडीमिमस जयंती रखा गया है। दोस्तों इस नई प्रजाति का नाम देश के प्रमुख गुफा खोजकर्ताओं में से एक प्रोफेसर जयंत विश्वास के नाम पर रखा गया है। इस नई प्रजाति की पहचान जीनस आर्कोनोमिस साइश्योर 1897 के तहत की गई है। तो किसके तहत की गई है इस नई प्रजाति की पहचान? आपको याद रखना है जीनस आर्कोनोमिस साइश्योर 1897 के तहत की गई है। इस नई प्रजाति की खोज से झींगुर की एक नई उपजाति इंडीमिमस का जन्म हुआ है। तो एक नई उपजाति कौन सी? इंडीमिमस। और इसका नाम क्या रखा गया है? तो इंडीमिमस जयंती। अब नजर डालें दोस्तों हम छत्तीसगढ़ की तरफ। तो जैसे कि हम देख सकते हैं नक्शे पर, यह छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से विभाजन होकर 1 नवंबर 2000 को एक राज्य बना था भारत का। छत्तीसगढ़ के बारे में जानकारी देखें दोस्तों, छत्तीसगढ़ की राजधानी वर्तमान में रायपुर है। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके तथा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं जो कि यहाँ के तीसरे मुख्यमंत्री हैं। दोस्तों छत्तीसगढ़ की स्थापना 1 नवंबर सन 2000 को हुई थी मध्य प्रदेश से अलग होकर। अगर हम इसके पड़ोसी राज्य देखें तो छत्तीसगढ़ के पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, झारखंड, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश यहाँ के पड़ोसी राज्य किसके? छत्तीसगढ़ के। वन एवं राष्ट्रीय उद्यान देखें तो प्रमुख वन एवं राष्ट्रीय उद्यान देखेंगे दोस्तों तो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, अचानक मार वन्यजीव अभ्यारण्य और गुरु घासीदास नेशनल पार्क छत्तीसगढ़ में ही स्थित है। बांध अगर देखें हम यहाँ पर तो दुधवा बांध महानदी पर है। तो कौन सी नदी पर है दोस्तों? दुधवा बांध महानदी पर। कहाँ है? छत्तीसगढ़ में, याद रखना है। धमतरी जिले में स्थित है तथा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी थर्मल पावर स्टेशन छत्तीसगढ़ में ही स्थित है। और कहाँ है? कोरबा जिला में है। दोस्तों अब इसको आपको बता दें कि मध्य भारत का पहला सिख संग्रहालय रायपुर छत्तीसगढ़ में है। तो आपको अब छत्तीसगढ़ के अन्य फैक्ट आगे की स्लाइड्स में भी बताएंगे, आप लोग ध्यान से सुने और हो सके तो लिखते भी चलें। मध्य भारत का पहला सिख संग्रहालय रायपुर छत्तीसगढ़ में है। जन चौपाल कार्यक्रम मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शुरू किया। तो दोस्तों याद रखें अगर आपसे पूछा जाए परीक्षा में कि जन चौपाल कार्यक्रम किस राज्य से संबंधित है तो जन चौपाल कार्यक्रम छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित है। और इसकी शुरुआत किसने की थी? मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने की थी। आगे के देखेंगे हम छत्तीसगढ़ के पॉइंट अगर तो छत्तीसगढ़ में कृषि व्यवसाय उद्भवन केंद्र का शुभारंभ किया गया है। केंद्र की स्थापना रायपुर के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में केंद्रीय कृषि मंत्रालय द्वारा की गई है। तो दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि छत्तीसगढ़ में कृषि व्यवसाय की स्थापना कहाँ की गई है तो रायपुर में की गई है, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में देश की पहली गार्बेज कैफे योजना
योजना शुरू की गई है। इसके तहत नगर निगम शहर के गरीब और घुमंतू लोगों को प्लास्टिक के बदले भोजन कराएगा। दोस्तों बहुत अच्छे से याद रखें, कहां पर देश की पहली गार्बेज कैफे, छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में भारत की पहली गार्बेज कैफे शुरू हुई है, योजना शुरू हुई है। दोस्तों छत्तीसगढ़ में चलता फिरता थाना खोला गया, जिससे अब पुलिस गांव गांव खुद पहुंचेगी, मौके पर ही एफआईआर दर्ज की जाएगी। इस चलते फिरते थाने को क्या नाम दिया गया है, बहुत अच्छे से याद रखना है दोस्तों। इस चलते फिरते थाने को नाम दिया गया है अंजोर रथ। कौन सा? अंजोर रथ नाम से छत्तीसगढ़ में चलते फिरते थाने को नाम दिया गया है। छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार ने महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर 5 नई योजनाओं का शुभारंभ किया। 5 योजनाओं के नाम बताएंगे दोस्तों, याद रखना, क्योंकि किस राज्य से संबंधित है योजना, ऐसे पूछा जाता है। यह योजना लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने और बच्चों व महिलाओं को कुपोषण से दूर कर पोषक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। इनमें मुख्यमंत्री सुपोषण योजना पहली योजना हो गई। कौन सी? मुख्यमंत्री सुपोषण योजना, मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना, मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना, यूनिवर्सल पीडीएस स्कीम और मुख्यमंत्री बर्ड कार्यकलाप। ये पांचों नाम बहुत अच्छे से याद रखना दोस्तों, किससे? छत्तीसगढ़ से संबंधित है। छत्तीसगढ़ की थोड़ी सी डिटेल्स और देखेंगे दोस्तों, तो छत्तीसगढ़ देश का इकलौता ऐसा राज्य बन गया है जहां पुनर्मतदान की स्थिति नहीं बनी। तो दोस्तों याद रखें कि अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का एकमात्र ऐसा राज्य कौन सा है जहां पुनर्मतदान की स्थिति अभी तक नहीं बनी है, तो वह छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ कोविड-19 महामारी के कारण लगे राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत रोजगार देने के मामले में राज्यों की सूची में पहले नंबर पर है। तो दोस्तों आप यहां से भी याद रखें कि अगर आपसे पूछा जाए एमजी नरेगा स्कीम के तहत सबसे ज्यादा रोजगार देने के मामले में कौन टॉप पर है कोविड-19 के लॉकडाउन के दौरान, तो वह है छत्तीसगढ़। और आखिरी है छत्तीसगढ़ से जुड़ा हुआ कि छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में भारत की पहली राज्य स्तरीय ई लोक अदालत की शुरुआत हुई। तो आपको यहां से याद रखना है कि अगर आपसे पूछा जाए कि भारत की पहली राज्य स्तरीय ई लोक अदालत की शुरुआत कहां हुई है, तो छत्तीसगढ़ में हुई है। और कहां? छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में। देखते हैं आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में बांग्लादेश ने अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने हेतु किस देश के साथ 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर की मुद्रा विनिमय सुविधा को मंजूरी दी है? आपके ऑप्शन है ए नेपाल, बी श्रीलंका, सी भूटान और डी चीन। तो दोस्तों याद रखें कि हाल ही में बांग्लादेश ने अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने हेतु श्रीलंका देश के साथ 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर की मुद्रा विनिमय की सुविधा को मंजूरी दी है। करेंसी स्वैप अथवा मुद्रा विनिमय होता क्या है, सबसे पहले तो आप यह समझ लें। तो मुद्रा विनिमय का आशय दो देशों के बीच पूर्व निर्धारित नियमों और शर्तों के साथ मुद्राओं के आदान प्रदान हेतु किए गए समझौते अनुबंध से है। यह पहली बार है कि बांग्लादेश किसी दूसरे देश की मदद के लिए सामने आया है, इसलिए इस घटना को एक प्रकार से ऐतिहासिक माना जा रहा है। नजर डालेंगे दोस्तों अब श्रीलंका की तरफ, तो जैसे हम देख सकते हैं भारत के दक्षिण में स्थित एक छोटा सा देश है श्रीलंका, और श्रीलंका मेनली अरब सागर में स्थित है। तो दोस्तों अरब सागर, बे ऑफ बंगाल और हिंद महासागर यहाँ पर आप तीनों देख सकते हैं। अब श्रीलंका के बारे में आपको बताएं तो श्रीलंका की वर्तमान में राजधानी श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे है। पहले यहाँ की राजधानी कोलंबो थी, लेकिन दोस्तों अब यहाँ की राजधानी श्री जयवर्धने कोट्टे है। और दोस्तों यहाँ के राष्ट्रपति गोटाबया राजपक्षे तथा प्रधानमंत्री महेंद्र राजपक्ष हैं। श्रीलंका की मुद्रा श्रीलंकाई रुपया है। श्रीलंका की सबसे बड़ी व पवित्र नदी महावेली गंगा है। आपको याद रखना है दोस्तों, श्रीलंका की सबसे बड़ी व पवित्र नदी कौन सी है? महावेली गंगा, जो कि लास्ट ईयर किसी एग्जाम में पूछा जा चुका है पहले। फिर भारत के तमिलनाडु के निकट धनुषकोडी को श्रीलंका के तलैया मन्नार से, दोनों नाम बहुत अच्छे से याद रखें दोस्तों। तमिलनाडु के निकट धनुषकोडी को श्रीलंका के तलैया मन्नार से एडम ब्रिज जोड़ता है, जिसे राम सेतु के नाम से जाना जाता है। तो एडम ब्रिज किसे किसे जोड़ता है, बहुत अच्छे से याद रखना है। तमिलनाडु के निकट जो भारत का धनुषकोडी है तथा श्रीलंका का तलैया मन्नार है, दोनों को जोड़ता है। श्रीलंका से जुड़े अन्य तथ्य देखेंगे दोस्तों, तो श्रीलंका में पाक की खाड़ी पर पाक जल संधि व मन्नार की खाड़ी पर भारत को श्रीलंका से अलग करती है। तो दोस्तों याद रखेंगे, श्रीलंका में पाक की खाड़ी पर पाक जल संधि व मन्नार की खाड़ी भारत को श्रीलंका से अलग करती है। श्रीलंका के अगर हम नाम का इतिहास देखें और श्रीलंका के बारे में और देखें दोस्तों, तो श्रीलंका दक्षिण एशिया में हिंद महासागर के उत्तरी भाग में स्थित एक द्वीपीय देश है। भारत के दक्षिण में स्थित इस देश की दूरी भारत से मात्र 31 किलोमीटर है। 1972 तक इसका नाम सीलोन था। तो दोस्तों कब
तक था? 1972 तक। या किसका पूर्व नाम सीलोन था? तो श्रीलंका का, याद रखना है। 1972 तक श्रीलंका का नाम सीलोन था, जिसे 1972 में बदलकर लंका कर दिया गया तथा 1978 में इसके आगे सम्मान सूचक शब्द श्री जोड़कर श्रीलंका कर दिया गया। श्रीलंका का सबसे बड़ा नगर कोलंबो समुद्री परिवहन की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण बंदरगाह है। तो श्रीलंका की जो पूर्व राजधानी थी कोलंबो, वह अब श्रीलंका का सबसे बड़ा नगर है और यह परिवहन की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण बंदरगाह है। श्रीलंका में बेदास जनजाति पाई जाती है। कौन सी जनजाति पाई जाती है दोस्तों? श्रीलंका में बेदास जनजाति पाई जाती है। और पाक जलसंधि भारत श्रीलंका के मध्य में ही है और श्रीलंका और भारत के बीच आदम ब्रिज भी मौजूद है। दोनों लाइन बहुत अच्छे से याद रखना दोस्तों, क्योंकि पाक जल संधि पूछी जाती है और जिन्हें जानकारी नहीं होती वह भारत और पाकिस्तान लगाते हैं। तो याद रखना है पाक जल संधि भारत और श्रीलंका के मध्य में ही है और श्रीलंका और भारत के बीच में ही आदम ब्रिज है, मतलब एडम ब्रिज है। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है 22 एडमिरल का नाम बताइए जिन्होंने हाल ही में EBSM BSM के चीफ ऑफ मटेरियल का कार्यभार संभाला है। दोस्तों यहाँ पर ने नहीं के होगा, याद रखें। आपके ऑप्शन है ए सुरेश नीथा, बी संदीप नैथानी, सी मिश्रा संजीत और डी सुदीप शेखर। तो दोस्तों याद रखें कि 22 एडमिरल का नाम जो कि संदीप नैथानी है, इन्होंने हाल ही में ABSM BSM ने के चीफ ऑफ मटेरियल का कार्यभार संभाला है। दोस्तों 22 एडमिरल संदीप नैथानी ने हाल ही में ABSM BSM के चीफ ऑफ मटेरियल का कार्यभार संभाला है। उन्होंने राष्ट्रीय रक्षा अकादमी खड़गवासला पुणे के स्नातक किया है। वे डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज और नेशनल डिफेंस कॉलेज के विशिष्ट पुराछात्र हैं। देखते हैं दोस्तों आज का यहाँ पर दोस्तों हमारे क्वेश्चंस खत्म होते हैं। अब देखेंगे हम करंट अफेयर्स, वन लाइनर करंट अफेयर्स। तो दोस्तों आज का पहला वन लाइनर करंट अफेयर्स क्या है? न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर काइल जेमिसन को हाल ही में कीवी क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। दोस्तों याद रखें, अगर आपसे पूछा जाए कि किसको कीवी क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो काइल जेमिसन को। दूसरा है भारतीय रेलवे ने हाल ही में वर्ष 2021 के मई महीने में अब तक का सबसे अधिक 114.8 MT मतलब मीट्रिक टन माल ढुलाई करने का रिकॉर्ड बनाया। तो दोस्तों सबसे अधिक किस महीने में माल ढुलाई की है? मई महीने में की है। कितनी? 114.8 मीट्रिक टन। किसने? भारतीय रेलवे ने। अच्छे से याद रखना है। इसके आगे दोस्तों विश्व भर के किसानों के लिए विश्व का पहला नैनो यूरिया लिक्विड इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव लिमिटेड के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो दोस्तों किसके द्वारा? इफ्को के द्वारा, विश्व भर के किसानों के लिए। तो पहली बार है ऐसा दोस्तों, विश्व भर के किसानों के लिए विश्व का पहला नैनो यूरिया लिक्विड, ये यूटिया नहीं यूरिया होगा दोस्तों, याद रखें। नैनो यूरिया लिक्विड किसने? इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव लिमिटेड मतलब इफ्को के द्वारा लॉन्च किया गया। चौथा है दोस्तों आज का सावरकर ए कॉन्टेस्टेड लीगेसी नामक पुस्तक विक्रम संपत ने लिखी है। तो आपको याद रखना है सावरकर अ कॉन्टेस्टेड लीगेसी नामक पुस्तक किसने लिखी है? विक्रम संपत ने लिखी है। रवि शास्त्री की पहली पुस्तक कौन सी है? स्टार गेजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ है। तो दोस्तों याद रखें, अगर आपसे पूछा जाए स्टार गेजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ पुस्तक किसने लिखी है, तो रवि शास्त्री ने लिखी है, जो कि इनकी पहली पुस्तक है। देखेंगे आगे के वन लाइनर करंट अफेयर्स दोस्तों, तो आपको और आगे देखेंगे TCS ने अपना पहला यूरोपीय नवाचार केंद्र एम्स्टर्डम नीदरलैंड में खोला। तो दोस्तों टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने अपना पहला यूरोपीय नवाचार केंद्र कहाँ खोला है? एम्स्टर्डम नीदरलैंड में खोला है। भारत की सबसे बड़ी ऑनलाइन फार्मेसी बनाने के लिए फार्म इजी ने मेड लाइफ का अधिग्रहण किया। तो दोस्तों याद रखें कि मेड लाइफ का अधिग्रहण किसने किया है? फार्म इजी ने किया है। बहुत अच्छे से याद रखना है। टाटा स्टील लिमिटेड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक TB नरेंद्र ने 2021-22 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला है। तो दोस्तों याद रखें कि भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष के रूप में पदभार किसने संभाला है? तो TB नरेंद्र ने, जो कि वर्तमान में टाटा स्टील लिमिटेड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं और प्रबंध निदेशक भी हैं। दोस्तों आज का अगला यानी 9वां करंट अफेयर्स वन लाइनर, CBDT के सदस्य वित्त मंत्रालय जगन्नाथ विद्याधर महापात्र को 3 महीने के लिए प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। तो दोस्तों कितने महीने के लिए दिया गया है अतिरिक्त प्रभार? 3 महीने के लिए। और किसको दिया गया? तो याद रखना है
कि जगन्नाथ विद्याधर महापात्र को दिया गया है। कैसा? सीबीडीटी के सदस्य हैं जो कि वर्तमान में वित्त मंत्रालय में हैं, जगन्नाथ विद्याधर महापात्र। इनको 3 महीने के लिए प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष का अतिरिक्त पदभार दिया गया है। देखते हैं आज के अगले वन लाइनर करंट अफेयर्स दोस्तों, तो अभी भी बाकी हैं। अमेरिकी सीनेट ने पहली महिला सेना सचिव के रूप में क्रिस्टीन बरमूथ को की पुष्टि की है। दोस्तों यहाँ रिवीजन में आ गया आपके, पहले भी बताया जा चुका है और आप याद रखें इसे अच्छे से कि अमेरिकी सीनेट ने पहली महिला सेना सचिव के रूप में किसकी पुष्टि की है? तो क्रिस्टीन बरमूथ की पुष्टि की है। दोस्तों संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? तो प्रतिवर्ष 29 मई को मनाया गया। सॉरी दोस्तों यह स्लाइड आपके काम की नहीं है, यह पुरानी स्लाइड है। हम आगे देखते हैं आज की स्लाइड में दोस्तों। तो आज की स्लाइड है, राष्ट्रीय जांच एजेंसी के महानिदेशक के रूप में कुलदीप सिंह को नियुक्त किया गया। तो याद रखना है दोस्तों, राष्ट्रीय जांच एजेंसी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? महानिदेशक के रूप में कुलदीप सिंह को नियुक्त किया गया है। आज का 11वां वन लाइनर है दोस्तों, ASBC एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में मैरी कॉम ने 51 किलोग्राम कैटेगरी में रजत पदक जीता है। बहुत अच्छे से याद रखें दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए ASBC एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत के लिए किसने रजत पदक जीता? तो मैरी कॉम ने जीता। या मैरी कॉम ने कौन सा पदक जीता? तो रजत पदक जीता। कितने किलोग्राम कैटेगरी में जीता? तो 51 किलोग्राम कैटेगरी में जीता। ऐसे करके आप एक लाइन से 4-5 क्वेश्चन अलग अलग तरीके से या दे सकते हैं जवाब। भारत की सबसे बड़ी रिसाइकलिंग बुद्ध की प्रतिमा बोध गया में स्थापित की जाएगी। तो यह भी आज के लिए आपके लिए बहुत बड़ी खबर है। आपको याद रखना है कि भारत की सबसे बड़ी रिसाइकलिंग बुद्ध की प्रतिमा कहां स्थापित की जाएगी? तो बोध गया में। बेलग्रेड ओपन 2021 का खिताब किसने जीता? तो नोवाक जोकोविच ने जीता है बेलग्रेड ओपन 2021 का खिताब। UEFA चैंपियंस लीग 2020-21 का खिताब किसने जीता है? तो चेल्सी ने जीता है। याद रखें UEFA चैंपियंस लीग 2021-20 का खिताब किसने जीता? चेल्सी ने जीता। नाटो संगठन ने स्टीड फास्ट डिफेंडर 21 बार गेम्स सैन्य अभ्यास शुरू किया है। किसने किया है दोस्तों? स्टीड फास्ट डिफेंडर 21 बार गेम्स सैन्य अभ्यास शुरू नाटो संगठन ने। बहुत अच्छे से याद रखें दोस्तों कि नाटो संगठन ने स्टीड फास्ट डिफेंडर 21 बार गेम्स सैन्य अभ्यास शुरू किया है और इस पर डबल स्टार मार्क कर लें क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण है। और आखिरी है आज का वन लाइनर करंट अफेयर्स दोस्तों, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना लॉन्च की। अगर आपसे पूछा जाए कि मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना किसने लॉन्च की है? तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने। दोस्तों हमारी वीडियो यहीं समाप्त होती है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन प्रेस कर लें जिससे हमारी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलती जाए। अगर आप हम सबसे सोशल मीडिया लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पर जुड़ना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक द्वारा हमें फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपको इस क्लास की PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल SLH अकेडमी को ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए एक बार फिर से धन्यवाद। आप लोग प्लीज अपना फीडबैक हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर देकर जाएं कि आपको क्लास आज की कैसी लगी है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए एक बार फिर से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन मंगलमय हो।